ठीक है, ओके। हाँ चलो हो गया। जी जी जी, लेट्स स्टार्ट। हेलो। हाँ सर, बस जस्ट हो गए। हाँ सर, हो गया। So we go to page number 2. Just tell how the session will go. Exactly. Just start करें। हाँ जी सर। सॉरी फॉर टेक्निकल डिले। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश झा आपके सामने आपका जो ये समय है, ये जो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो स्वस्थ रहें। और इस राजेश जी का आना ही बंद हो गया। अरे साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है? हाँ साउंड आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है? साउंड आ रहा है सर? Yes, I can hear everybody. I can hear Neeraj sir, I can hear Rajesh और bhaiya. नीरज भैया आपका जो म्यूट है वो उसको अनम्यूट कर ले, शायद आने लगेगा आवाज। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी जो अगला जो सेशन लेंगे हम आज, हेल्थ का इंपॉर्टेंस हम सब जान चुके हैं कि आज अगर मैं बात करूं, इरेस्पेक्टिव आपका बैंक बैलेंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका पोजीशन कुछ भी हो, आज हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ये इस एक साल में हमने समझ लिया है। और इस हेल्थ के इंपॉर्टेंस, और कई बार क्या होता है ना, कई चीज हमें पता नहीं होती, छोटी छोटी चीज जो हमारे पास हमारे किचन में होती है हमें पता नहीं होती है, और उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को समझाने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जो वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दे रहे हैं, वो एक्सपर्ट है हमारे नीरज वाधवा जी और मनोज अरोड़ा जी। अगर मैं इन दोनों के बात करूं, मनोज सर जो है वो एक्सपर्ट हैं कि हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। तो अभी अगला जो समय आएगा, ये 1 घंटा हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंज लेके आएगा। आप हैरान होंगे कि बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी कि कैसे हम अपने डाइट से अपने आप को हेल्थी रखें। हेल्पिंग फैमिली लेड हेल्थियर लाइफ। कई बार होता है जब आप हेल्दी रहते हो, लोगों को मदद करें आप हेल्दी रहने में। कई बार होता है ना कि हम हेल्दी हैं, हम लोगों की मदद करें कि लोग हेल्दी रहें। हम लोगों को एक दूसरे को एक साथ मिलके ना रिमूव करना है टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना, और ये रिमूव होगा बाय द हेल्प ऑफ डाइट। स्टेप टुवर्ड्स द गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त स्टेप है। तो आप लोगों के जोरदार ताली से मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा नीरज सर को और मनोज सर को इस वेबिनार को हैंडल करने के लिए। दोनों लोग हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें। नीरज सर के बारे में मैं बताऊं, नीरज वाधवा सर जो है वो नेचुरोपैथी और हेल्थ कोच है। साथ में मनोज अरोड़ा जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बेसिकली ड्रामेटिक येट इमेजिन बीइंग अ मर्चेंट ऑफ नेवल ऑफिसर टू डिक्लेयर्ड एज अनक्यूरेबल। जैसे होता है ना कि जब आप कोई क्रॉनिक डिजीज से खुद गुजरते हो तब आपको इंपॉर्टेंस या पता लगता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोचे उन्होंने रिसर्च करके एक नॉलेज लेके अपने लाइफ को ठीक किया, साथ में हम लोगों को हेल्प करने के लिए आए। तो मैं यहाँ चाहूंगा सब लोग अपने आप को म्यूट करके पेन पेपर के साथ बैठे और इसका बेनिफिट लें। तो मैं चाहूंगा नीरज सर और मनोज सर दोनों प्लीज अब इस मीटिंग को आप लोग हैंडल करें। थैंक यू। थैंक यू। So good morning everybody. So first let me introduce myself. My name is Neeraj Vadva. I'm a naturopath. मेरी जो जर्नी है naturopath की वो start हुई around 4 years back, and उससे पहले I was in the IT business, and somehow life got me to being a naturopath. और मैंने अपना I stopped my IT business and then got into the work of health, and it gives me great pleasure and honor to serve people and inform them, keep them knowledgeable about how they can keep their life healthy and intact. तो आज का जो ये सेशन है वो मैं आपसे शेयर कर दूं कैसे जाने वाला है। तो पहले जो है एक घंटे का सेशन होगा, और 1 घंटे के सेशन में विल टीच यू वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू इनसाइड जस्ट योर किचन टू कीप योर लाइफ, योर एंड योर फैमिलीज लाइफ हेल्दी। और 1 घंटे के सेशन के बाद हम आपसे एक लाइफस्टाइल शीट शेयर करेंगे
जो कि आपके लिए एक बोनस होगा फॉर स्पेंडिंग दैट 1 hour विद अस। और 1 घंटे के बाद जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होगा, we'll do a Q&A session and then we'll close the session. So I want my friend Manoj Arora to share something about himself. वो भी बताएं अपने बारे में कुछ। मनोज जी। जी, thank you everybody. Good morning everybody. I am Manoj Arora, and keeping it very short, 2009 I was in sailing career for 17 years. 2009 when I left my sailing career, I was declared incurable with a lot of other problems. You can read about that over there. But since there was no other option, I somehow was exposed to audio CD of Shri Rajiv Dixit, and that was a turning course of my life. And last 12 years say I have been constantly involved with research, and my research has started from Ayurveda, pranayam, yoga, bhasma technology, and then nanotechnology, and then latest last 3-4 years naturopathy. I am a big follower of Dr. Eric Berg. Lekin many of the things what Dr. Eric Berg teaches is from US point of view, which might not be valid in Indian point of view. So cutting the long story short, you can all read me about me and in my websites and YouTube channel. And before we start the session, you don't need to make any notes. All the theory is already there. The PDFs is there. The videos are there. You just try to understand the concept as we move forward. Okay? Just try to listen and hear properly. And theory, everything is available on the website, on your PDF channels and all that, on your PDFs and all that. Okay? So moving ahead, yeah. So let's look at some factual statistical figures. Okay? And you can always prompt me and ask the questions in the Q&A session key if you think that I'm wrong. Now, when we are born, 95% of the people are born normal at the time of birth. Only 4-6% लोगों को they have minor or major genetic disorders. And we can very safely say कि as of today, 85 से 90% लोगों को कोई ना कोई genetic या नॉन जेनेटिक या मेडिकल कंडीशंस से हम लोग सफर कर रहे हैं. Other thing that I always feel amazed at last 30-40 years, it's always been that we just fail to see the normal deliveries. These all things are very like, it used to create a lot of questions in my mind. Why like this? Why so many people sick? Why so many people suffering? Something somewhere is very wrong, and we need to dig deep to understand what went wrong over the past decades and 1-2 centuries. Yeah. So So Manoj ji, I would like to share my point of view here. तो अगर आप देखें ना, तो लोग अपनी जिंदगी में झांके तो बहुत सारे लोग ना बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. जैसे मोस्ट पीपल ओवर द एज ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 45 and 55, तो या तो वो ब्लड प्रेशर से डील कर रहे हैं, या वो हाई ब्लड शुगर से डील कर रहे हैं, या वो एक्सेस बॉडी फैट से डील कर रहे हैं. पीपल आर सफरिंग विद फैटी लिवर, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, एस्थमास. तो एक ये जो एज ग्रुप है ना बिटवीन 45 and 55, दिस एज ग्रुप इज हाईली वनरेबल टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अब ये अगर आप देखें ना, तो एक एलोपैथी के अंदर एक मेडिकल टर्म आ गई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, which comprises of people who are suffering from high blood pressure, high blood sugar and excess body fat, or and most of these problems are prone to heart attack. तो होता क्या है कि अगर आप एक एवरेज लाइफ देखें, somebody who is between 45, इनफैक्ट अगर आप लोग देखें बिटवीन जो कोरोना वायरस का अभी हम एपिडेमिक से डील कर रहे हैं, इसमें आई थिंक द मोस्ट इम्पैक्टेड पीपल आर बिटवीन 45 and 55. Yes. Because these people are actually people with low immunity. Why low immunity? Because most of these people are dealing with high blood pressure, high blood sugar, excess body fat, fatty liver. And the good thing, the bad thing is that these problems, somebody who's 40 starts with a blood pressure problem. By 45, by 50, he's dealing with a diabetic problem. And then by 60, he's dealing with another problem. So the pills just keep on increasing. और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिससे, मतलब अगर आप पूरा इंडिया देखें ना, पूरा इंडिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम से डील करता है. तो आई रेयरली फाइंड पीपल इन फैमिलीज जिनके अंदर किसी को हाई ब्लड प्रेशर और दूसरे को ब्लड शुगर या तीसरे को हाई फैटी लिवर नहीं होता. एंड एक नॉर्म बन गया है. व्हेन यू सी इंडियन मेल्स, आदमी अगर पतला भी होगा ना तो पेट बाहर निकला होगा. So yes. It's a norm. You look around people between 45 and 55, you'll find most of them have a stomach.
most of them have a fat around their waist. तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका जो सोर्स है ना वो एक्चुअली में हमारे किचन में हाँ करेक्ट, किचन के अंदर इसका सोर्स हमारे किचन में, because that's where you go back home and that's where you start eating and that's where your food, most of your food comes from. Now you may be eating out but still the source is actually in the kitchen. और इसका एक्चुअली में किचन के बावजूद भी मेटाबॉलिक, किसी को हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होती है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसका जो एक्चुअल रीजन है ना वो हम सेशन के बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो योर टेक। ओके, या माय टेक, या ओके। सो जैसे भैया ने बोला किचन, अब सारी कहानी किचन में शुरू होती है, और ये 45 इयर्स नहीं, आज की डेट में जो मैं आई कीप मीटिंग पीपल 25-30 इयर्स, और वहां तक भी हम पहुंच पा रहे हैं बिकॉज तब तक हमारा बॉडी सेल्स आर वर्किंग वेरी वेरी गुड, दे वेरी वेरी स्ट्रांग। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग शरीर को केमिकल से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा होता नहीं है, जो हमारी जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर या जो हमारा जो सिस्टम है अंदर, उसमें हम जो डालते हैं, जो हम खाते हैं, उससे ही तो हमारे बॉडी टिश्यूज बनेंगे, या हमारे बॉडी टिश्यूज उस केमिकल या टॉक्सिन या टेबलेट से बनेंगे जो हम बॉडी में डाल के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू गेट द पॉइंट? सो एज यू सी व्हाट वी फीड टू अवर जठर अग्नि, जो हम अपने जठर में डालते हैं, अपने स्टमक में डालते हैं, उसी को बायो एसिमिलेट, बायो एब्जॉर्ब करके शरीर के अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा बनता है, उसके बाद ब्लड या रक्त बनता है, फिर मसल, देन फैट, देन बोन मैरो, और अंत में शुक्राणु, सीमन, ओवम, एंड फाइनली उसके बाद ओजस बनता है। सो सारी कहानी हमें क्या समझ में आनी चाहिए कि अगर हम शरीर में सही चीज डालना शुरू कर दें, जो कि न्यूट्रिशन में बैलेंस हो चीजें, तो हमारी कहानी अपने आप लाइफ की ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जी नीरज भैया। अच्छा, सो इनफैक्ट कभी ये सोच के अगर हम देखें कि वो एक्चुअली अपने आप शुरू होती क्यों है, क्योंकि मतलब अगर आपकी बॉडी पे कहीं आपको चोट लग गई है और आपके पास कोई दवा नहीं है ना, कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, तो चांसेस ये है कि कुछ दिन में वो लगी हुई चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसका कारण है कि आपकी बॉडी जो है इट्स अ सेल्फ हीलिंग डिवाइस। You really have to start looking at your body as a device. ये एक डिवाइस है जो कि सेल्फ हील करता है, बट ये सेल्फ हील कब करता है? जब राइट मीडियम, राइट फूड, राइट न्यूट्रिशन मिलता है ना। सर्टन, फॉर एग्जांपल, अगर आपको ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है और बॉडी को हील करना है और ओमेगा 3 चाहिए, तो ओमेगा 3 प्रेजेंट होएगा तो बॉडी हील करेगी। अगर नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स चाहिए हील करने के लिए, वेजिटेरियन फूड चाहिए हील करने के लिए, रॉ ऑर्गेनिक फूड चाहिए हील करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होती है? when the time really comes to heal, for example, let's look at 45-year-old male dealing with blood pressure. Now blood pressure को हैंडल करने के लिए बॉडी को मैग्नीशियम की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, but the question is your food really rich in magnesium? Now when the body needs magnesium to heal your and bring down your blood pressure, the magnesium is not present, and when the magnesium is not present, the blood pressure won't go down, and then you end up going to a doctor asking for a blood pressure pill. He give you a pill से blood pressure नीचे आ जाएगा, but the magnesium is still not present. So my take is that your body can heal itself, but the question is, are you giving it the raw material? अगर मकान बनाने के लिए सही पर्याप्त मात्रा में सीमेंट चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बदरपुर चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, तभी तो मकान स्ट्रांग बनेगा। So the problem is that your kitchen is not giving you the raw material that you need to heal the body, and since the raw material is not available, you end up going to a practitioner to ask for a pill to help you. Practitioner will give you a pill, fine, आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। Are you with me? Correct. Yeah. So bhaiya, before you introduce the next slide, this slide has to be introduced by you, but before you do that, मैं 2 लाइन बोलता हूँ, okay? Yeah, please. And people must understand very carefully. आप डॉक्टर के पास गए, आप प्रैक्टिशनर के पास गए, उसने आपको बीपी का दवाई दिया। वो दवाई क्या होता है, ध्यान से सुनिए, 2 तरह की दवाई देते हैं। वन इज, आई नो दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट आई जस्ट रिकॉल्ड, वो आपको या तो बीटा ब्लॉकर देगा या कैल्शियम ब्लॉकर देगा। बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि वो आपके आर्टरीज को डायलेट कर देता है, और जिसकी वजह से वो आराम से दे कैन एक्सपैंड एंड योर बीपी विल गो डाउन। दिस इज नॉट वी आर लुकिंग फॉर।
इफ वी जस्ट गिव बॉडी द राइट न्यूट्रिशन, जैसा भैया ने पिछली स्लाइड में बोला, हमारी बॉडी खुद को हील कर लेगी. द आइडिया वाज टू मेक द न्यूट्रिशनल बैलेंस इन द बॉडी, नॉट टू गिव इट बीटा ब्लॉकर्स. एंड द सेकंड थिंग दैट आई हैव हर्ड इज टू गिव द कैल्शियम ब्लॉकर्स. ऐसे पिल्स दे देना जो कैल्शियम की एंट्री हार्ट के आर्टरीज वीन्स में जो है उसकी एंट्री को रोकेगा, so that the veins and arteries can expand and dilate. This is not the thing that we are looking for to bring down our BP. Yeah, Neeraj bhaiya. Okay, I got it. So the good thing happened was, about a year ago, Manoj and I met, and I've always been a huge promoter of naturopathy, and Manoj has been a huge promoter of Ayurveda, and it came as a blessing to both of us, and then we met, and whatever we are offering to you is actually a combination of both naturopathy and Ayurveda. हमने naturopathy और Ayurveda को इकट्ठा करके आपके लिए प्रेजेंट किया ताकि आपकी लाइफ में आप वो बेनिफिट्स उठा सके दोनों तरह की इंफॉर्मेशन से. तो आज हमने क्या देखना है कि हम अपनी किचन के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कौन से फूड्स हैं जो हमें एक्चुअली में अवॉइड करने चाहिए, कौन से फूड्स हैं जो हमें कॉम्बिनेशन में नहीं खाने चाहिए. कुछ फूड्स होते हैं जो कि एंटी ईच अदर होते हैं. मनोज जी क्या वर्ड यूज करते हैं आप? विरुद्ध आहार, कंट्रोवर्शियल. तो विरुद्ध आहार होते हैं. विरुद्ध आहार इज दो खाने जो एक दूसरे के विरुद्ध है और हम दोनों को मिक्स करके खाते हैं. तो कौन से फूड्स आपने खाने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, और कौन सी लाइफस्टाइल में हमने आज चेंजेस करनी है जो कि हमारे को रिजल्ट करेंगी अच्छी हेल्थ में. तो बिफोर वी गेट इनटू द सॉलिड वर्किंग ऑफ चेंजेस क्या करने हैं, आई रियली वांट यू टू, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि ना ह्यूमन बीइंग्स ना नॉलेज जंकीज है कि वी लाइक टू कलेक्ट नॉलेज, एंड इतनी नॉलेज हम इकट्ठी करते हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है, बट एक्चुअली में इट्स इंग्लिश में ना इसको बोलते हैं वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट डू व्हाट वी नो. तो मेरा इन्विटेशन ये है कि आज की जो इंफॉर्मेशन है ना वो इट डजंट स्टे विद यू लाइक दैट कि आपने नॉलेज तो इकट्ठी कर ली लेकिन जो आपने नॉलेज इकट्ठी करी है ना वो आपने किया नहीं. तो मेरा इन्विटेशन है कि आज की नॉलेज को आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है. सो आई वांट यू टू बी ऑलवेज प्रेजेंट कि आपकी टेंडेंसी होगी कि जो नॉलेज आप इकट्ठी करोगे वो आप काम नहीं करोगे. ये टेंडेंसी है, ये आपकी भी है और मेरी भी है. दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. सो माय इन्विटेशन इज टेक ऑन, डू दीज थिंग्स इन लाइफ. ये बदलाव जिंदगी में करें ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके. Right. Okay, so moving on to our changes in the kitchen. Now, he's right कि हमें मालूम है हम कर नहीं पाते because वो बहुत कम्बरसम है, मुश्किल है. तो फूल प्रूफ सोल्यूशन होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर the first point is we simply discard white salt and throw it in the dustbin. तो वो एक ही बार करना है ना, एंड देन द नेक्स्ट टाइम जिस शेल्फ से आपको व्हाइट शुगर या व्हाइट सॉल्ट मिल रहा है उसी शेल्फ से आपको ब्राउन शुगर या आपको रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट मिल जाएगा. सो इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम दैट यू हैव टू मेक चेंजेस. दूसरी चीज जो आती है, मनोज जी, can we ask people by raising their hand how many people are actually using white salt? कितने लोग ग्रुप में हैं जो व्हाइट सॉल्ट अभी यूज करते हैं, जो टाटा का या जो भी मार्केट में व्हाइट सॉल्ट अवेलेबल होता है जो कि जिसको हम नमक बोलते हैं. So how many of you, yeah, so how do they raise the hands? Yeah, so just is a very good, yeah, okay, 3 already raised hand. Okay, so just raise hands. How many you use white salt? पहली चीज उठा के बाहर फेंक दो उसको. I'll tell you आयोडीन कहाँ से मिल जाएगा, वो उठा के बाहर फेंक दो. 5, 6, 7, 8. Wow, 8 out of 65. हाँ, so that's a good thing, yeah. Our lobby is working, huh? 7. So white salt is not to be had. This is actually very good news, Neeraj bhaiya. Only 7 raised hands. It's very good news actually. So that means a lot of knowledgeable people are in this group already who are attending. बहुत लोग सीरियस हैं अपने हेल्थ के प्रति. ठीक है. 7 out of 65 is a great. It's a very great point. Thank you. तो जो 8 लोग सफेद नमक यूज कर रहे हैं ना, वो 8 लोग आज ही अपना नमक डस्टबिन में फेंक दें. ओके, उसका होता क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ. जो आपका सी सॉल्ट होता है ना, वो आपका कफ को एग्रीवेट करेगा, वो आपके पित्त को एग्रीवेट करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, राइट. इट इज केमिकली प्रोसेस्ड सॉल्ट. उसमें जो आयोडीन है ना, वो केमिकली प्रोसेस्ड लेबोरेटरी आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं.
उसको पाउडरी बनाने के लिए lot of preservatives and additives have gone into making that salt. We do not want any preservatives, additives, stabilizers in our life. हमारी संस्कृति 10,000 साल से बहुत अच्छी चल रही थी over the past many thousand years, and we were happy with that. Number of micronutrients in rock salt and black salt is much more than your white salt. Then जो आपको 84 nutrients. moment, I will give you the sources of iodine जो आपको देसी गाय के घी से मिल जाता है. Then you get it from the good cold pressed coconut oil also. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये न्यूट्रिशनल बैलेंस दे देंगी, बट केमिकली प्रोसेस जो है ना, which literally has got no nutrients, वो बॉडी से लाइफ से बाहर निकालना है. So what's the next thing? Yeah. So next thing is white sugar. Similarly, white sugar एक केमिकली प्रोसेस्ड एक प्रोडक्ट है, केमिकली प्रोसेस्ड, जिसके न्यूट्रिएंट्स मोर और लेस 100% खत्म हो गए हैं. उसमें प्राणवायु ना के बराबर है. White sugar is not to be eaten. So let's find out how many people using white sugar in house. Yeah, great. Okay, so how many people are still connected to the white market sugar? Huh? Raise your hands. 2, 3, 6. Good. Rajesh sir, Neeraj sir, and including me also. So whatever people have come from my end, तो they already been made to throw this long back. ठीक है. So yeah. So similarly, white sugar is again a chemical processed product. We do not want to be having chemically processed product. We need to be having Indian breed seeds, unadulterated seeds से बना हुआ sugar cane, उससे बना हुआ जो ब्राउन शुगर, देसी खांड, हमें उसका ही प्रयोग करना है. देसी खांड भी देसी गन्ने का चाहिए. देसी गन्ने का, करेक्ट, ताकि we get the trace nutrition also, and you can forget about any nutrition, forget about trace nutrition in the white sugar. ठीक है? Okay. So what's the next thing? Refined oils. That is very simple to understand. See, कच्चा घानी का होना चाहिए, filtered होना चाहिए, unprocessed होना चाहिए, because again the idea is when you make refined oil, you're using some set of chemicals, and then when you are using double refined oils, you're again using that many more set of chemicals. More and more chemicals that you have fed into your body, we have created chaos in our bodies. ठीक है? Natural हो, प्राकृतिक हो, organic हो, cold pressed हो, कच्चा घानी हो, easily available in the market. कोई टेंशन नहीं है इसकी, right? So what, Manoj ji, what type of oils not to use? For example, soya bean oil not to be used. Sunflower oil not to be used. Not to be Hardi used. oil not to be used. Cotton seed oil not to be used. Rice bran oil not to be used. Not to be तो used. अगर आप सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, खर्दी का तेल खा रहे हैं, कॉटन सीड ऑयल खा रहे हैं या सनफ्लावर का तेल खा रहे हैं, ये सारे ऑयल्स ना सिर्फ केमिकली प्रोसेस्ड हैं, ये ओमेगा 6 से भरे हुए हैं. और ओमेगा 6 जो है वो मेजर कॉज होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन का. तो वो आगे हम शेयर करेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, वो आने वाले टाइम में हम शेयर करेंगे. लेकिन आई जस्ट वांट यू टू स्टे विद कि आपके रिफाइंड ऑयल्स जो है वो ओमेगा 6 में रिच है और वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. Go ahead. Okay, so इसमें last thing, I made a list of oils in the priority. The best is the black sesame oil for cooking oils. अभी oil cook करने वाला वो हो जिसकी तासीर गर्म हो, right? Because our body's temperature is 38.8 degrees. So the first option is black seed oil, नहीं मिलेगा. Then the second is your black mustard oil, then yellow mustard oil. Then if you regionally have only coconut oil available, you can use that. कोई confusion नहीं है, right? So these are the things that you can use, and what not to use, Neeraj bhaiya has already told you. Okay. So next, open utensil. Now I understand this is very difficult. Okay. So first of all, why open utensil? आयुर्वेदा बोलता है कि जब आप अपना खाना बनाओ तो उसमें हवा का स्पर्श और सूर्य की किरणें दोनों जो है, it should be in combination with both. So you can forget about these two things, Surya ki kirane and hawa ka sparsh, in your microwaves and your pressure cookers. Okay. So then the next problem that comes is that when you are using the pressure utensils, it increases the heat and pressure to such an extent that it literally kills the nutrition in of the thing that we are cooking. So दालों की हम दालें नहीं खा रहे हैं, if they are pressure cooked, we are literally having the dead bodies of the pulses if you're cooking our pulses in microwaves and your pressure cookers.
अब अगला प्रॉब्लम आता है कि बनाएं कैसे, क्योंकि उसमें 2-2 घंटा लगेगा, वर्किंग लेडीज हैं, स्मॉल स्मॉल किड्स एट होम, हाउ डू यू मैनेज दैट? सो द ऑप्शन फॉर दैट इज कि अगर आप एक बड़े पतीले में, सच दैट यू मेक श्योर कि दाल के ऊपर जो पानी का हाइट है वो 9, 10, 11 इंचेस है, तो वो जल्दी बन जाएगा। अगला प्रॉब्लम दैट पीपल कम एंड आस्क मी इज दैट सर फफूंदी लग जाती है, ऑब्वियसली 11-12 घंटे में इतना हाई टीडीएस वाटर है, फंगस लगने का डर रहता है। सो यू पुट 3, 4, 5 pinches ऑफ मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ओके, and then you will experience yourself that 30 to 35 to 40 minutes में तो छोले राजमा बन जाते हैं। So this is a real game changer if you can somehow start cooking your food in open utensils, ठीक है? अच्छा, so one more thing, I want to share, मनोज जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जो खाना हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल दाल कुक्ड इन प्रेशर कुकर एक्चुअली कोएगुलेट्स द प्रोटीन। Okay, now this is a sorry moment, Neeraj bhaiya, sorry moment. Now this is a beautiful combination of Ayurveda and naturopathy, So yeah, please continue भैया। तो जो दाल प्रेशर कुकर में कुक्ड है ना, वो प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है, और प्रोटीन को कोएगुलेट करती है और न्यूट्रिशन को मार देती है। सो आई रियली वांटेड टू नो कि जो खाना लेस न्यूट्रिशियस होएगा वो ज्यादा मल बनाएगा, क्योंकि जब खाने में न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो जाएगा। जिस खाने में न्यूट्रिशन कम होएगा वो खाना ज्यादा मल बनाएगा। इसका मतलब है आप नॉन न्यूट्रिशियस खाना खाओगे तो आपकी बॉडी काम तो उतना ही करेगी, न्यूट्रिशन कम अब्सॉर्ब करेगी और मल ज्यादा बनाएगी। रियली वांट टू गेट दैट। Yeah, correct, beautiful. Okay. So coagulation, obviously if you're landing coagulation, आप गंदा खाना खा रहे हो, it will make very good. Thank you. Okay, so next point is discard aluminium, non-stick, Teflon, plastics. Teflon का जो वेपर होता है ना, वो कार्सिनोजन होता है। Second, plastic ठंडा हो या गर्म हो, some amount of leaching will happen, but if it is pure good quality plastic, food grade plastic at room temperature is not much of a problem, but only for storing for a short while. Okay, your RO is plastic is okay, but generally our attempt should be to discard these things as much as possible. Aluminium के जितने भी utensil and non-stick ware, Teflon coating, discard them. Sometimes it becomes a practical issue. You have to use, sometimes practical issue की वजह से अगर use कर रहे हैं, it's fine. Otherwise, as much as possible, discard these things. Yeah. Aluminium is not required by our body. Yeah, I want to add something here. अगर आप अपने घर में जाएंगे ना और अपना एल्यूमिनियम का बर्तन उठाएंगे, अगर आपके घर में है और आप उसको 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, तो आप खुद ही नोटिस करना उस बर्तन का वेट कम हो गया है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज समथिंग दैट करोड्स। सो आप 3 किलो के कढ़ाई से शुरू करोगे, आपकी 3 साल में कढ़ाई 2 किलो 700 ग्राम की रह जाएगी, बिकॉज इट करोड्स एंड गोज इनटू योर सिस्टम, which we don't want. Aluminum is dangerous, carcinogen. It's a genetic mutator. ये बहुत सारी प्रॉब्लम देता है बॉडी में। Yeah, I want everybody to go in, अपने घर के अंदर जाके एल्यूमिनियम का बर्तन देखो, वो थोड़े साल में जो है ना वो करोड़ होके उसका वेट कम हो चुका है, और वो एल्यूमिनियम आपके पेट में है। So sad. Okay, so the next is so let's look at real changes in water. Yeah, water. तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि वाटर विद मील्स, इसका आई मेड अ फुल वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, बट खाने के साथ पानी पीने का मन करता है, राइट? तो 1/2 कप to 1 कप गुनगुना पानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू कैन कीप इट विद यू। बट इफ यू टेक टू मच ऑफ वाटर, यू आर लिटरली डाइल्यूटिंग योर डाइजेस्टिव जूसेस, और जो खाना 2, 2.5, 3 घंटे में पचना चाहिए, अब वो 5, 6, 7 आवर्स में पचेगा, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। जो पचेगा नहीं वो सड़ेगा, राइट? और वो सड़ेगा इसलिए बिकॉज वी हैव लिटरली डाइल्यूटेड अवर डाइजेस्टिव जूसेस। सो द बेस्ट इज खाने के 40 मिनट्स पहले से पानी नहीं पीना है, एंड एटलीस्ट 1.5 hours पोस्ट मील्स वी शुड नॉट हैव वाटर। 1/2 कप to 1 कप गुनगुना पानी लिया जा सकता है to keep your fire intact, to be able to digestive juices intact, to be able to properly digest our foods, ठीक है? Next, coming to how do we go about storing our water. So I had made it very complicated, कि ये coin डाल दो, वो coin डाल दो. So then we discussed it's very difficult, it's not practical. So let's make things very practical and easy. Summers में clay pots, घड़ा is the best way to cool your water. It cools water with natural process of latent heat of vaporization. कोई जरूरत नहीं है हमें
फ्रिज के पानी की पीने की घड़ा मैं खुद 3 साल 4 साल से अब यूज कर रहा हूँ, अच्छा खासा पानी ठंडा करता है। एंड रेनी एंड विंटर सीजन यूज योर कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर जग, कॉपर कंटेनर्स, they work very good. Yeah. The last point on this sheet is stale and refrigerated foods. Now listen to this. It has got zero pran value, right? It is only going to create havoc in the body. It has got no nutritional value. और उसका केवल हार्म है, सुबह का शाम और शाम का सुबह नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग दैट क्वेश्चन कम्स अप की तो बहुत वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन में अगर 50 रुपए का खाना फेंका तो 30 दिन में हुआ 1500 रुपए। एंड फॉर योर एसिडिटी या किसी भी चीज के लिए वन विजिट टू द प्रोफेशनल कॉस्ट यू अराउंड 2500। सो नथिंग यू आर लूजिंग बाय जस्ट थ्रोइंग एंड डिस्कार्डिंग व्हाट रिमेन्स, ठीक है। सो स्टेल एंड रेफ्रिजरेटेड फूड्स इज नॉट टू बी कंज्यूम्ड एट ऑल। या okay, Go ahead. okay, yeah, okay, so next is, we talked it in the beginning, we made this So statement. Manoj ji, let's find out how many people know कि hybrid और genetically modified food क्या होता है। जिनको पता है वो अपना, जिनको नहीं पता वो अपना हाथ रेज करे। एक एक करके पूछो भैया, ये ना हाइब्रिड एक एक क्वेश्चन करके पोल कराते हैं कि हाँ, let's find out कितने लोगों को पता है genetically modified food क्या होता है। Raise your hand. oh, that is bad. Okay, let's make it a little broader question. How many of you are aware कि hybrid foods, genetic modified food क्या होता है? That's not correct. Which is, you can have organic food and still hybrid. Yeah, correct. So let's say unadulterated देसी बीज से बना हुआ खाना या हाइब्रिड सीड या GMO सीड्स, who all are clear about this कि क्या होता है? हाँ, man-made seeds और hybrid seeds. Correct. Yeah, correct. So anybody else? Okay. Oh my God. Okay, so let me just put it in a very clear, easy terms. Okay, ये ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के बीज होते हैं। एक वो देसी बीज होते हैं कि जब उसकी फसल उगाई जाती है तो फसल ही हमें अगली फसल का बीज दे देती है, हमें दोबारा अगली फसल के लिए बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है हाइब्रिड सीड कि जो भी चीज हम उगा रहे हैं, फल सब्जी जो भी, अलग अलग स्पीसीज को ब्रीड करा के एक ऐसा बीज बनाया जाता है जो एक से ज्यादा फसल देता है, जो जल्दी उग जाता है, बट ऑब्वियसली इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड। और जब उसको हम उन्नत बीज बोलते हैं। उन्नत बीज, मैं आ रहा हूं, उसको हम उन्नत बीज बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स या उन्नत बीज। वो हर नई फसल उगने से पहले हमें नया खरीदना पड़ता है। इट इज स्टेराइल, वो खुद से नहीं उगेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सीड्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, अर्थात सिंथेटिक सीड्स, अर्थात वो सीड्स जो लेबोरेटरी में बने हुए हैं, वो कंप्लीटली हमें डिस्कार्ड करने हैं। 2-3 चीज को छोड़ के वो है नहीं मार्केट में, बट it is to a very large extent captured our markets. So what my take is कि we have to use more and more देसी बीज का बना खाना, unadulterated, non genetically engineered बीज का बना खाना ही खाना है भैया। ठीक है, तो so let me make it very simple कि जैसे ना बड़े ये एग्जांपल बड़े सारे लोगों ने सुना हुआ है कि जो हाइब्रिड बीज है, जैसे एक देसी टमाटर आता है और एक बॉम्बे टमाटर आता है। तो जो बॉम्बे टमाटर है वो थोड़ा खट्टा कम होता है और देसी टमाटर थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है। तो जो बॉम्बे टमाटर है वो that's a हाइब्रिड टोमेटो। नाउ ऐसे ही खीरा भी देसी आता है, हाइब्रिड आता है, गोभी भी देसी आती है, हाइब्रिड आती है, सारी दालें देसी आती हैं और हाइब्रिड भी आती हैं। सब, मूंग की दाल देसी हाइब्रिड आती है, मसूर की दाल देसी हाइब्रिड आती है। तो so we have both type of foods available in the market. Now about genetically modified हिंदुस्तान में अभी सिर्फ कॉटन इज देयर एंड ब्रिंजल को क्या बोलते हैं मनोज जी? बैंगन। तो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। अमेरिकन आर रियली ट्राइंग हार्ड के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को
इंडिया में पुश करें, लेकिन अभी गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग देम। लेकिन ये दो चीजें गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है। द जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इज कॉल्ड बीटी कॉटन। इफ यू आर इन द कॉटन इंडस्ट्री यू विल नो। एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन is also allowed. So a lot of women, ask for के बैंगन वो लाओ जिसमें बीज कम होते हैं। I just wanted to know कि बहुत सारे चांसेस हैं कि कम बीज वाला बैंगन जो है वो, और जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला बैंगन है, वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन है जो आप खा रहे हैं। देसी टमाटर, देसी खीरा, देसी भुट्टा, you have to go for all unadulterated seeds foods only. हाँ, एंड जो हाइब्रिड भुट्टा है जिसको हम अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं, जो मॉल्स के अंदर मिलता है 40 रुपए का ग्लास में डाल के, वेरी बैड फॉर हेल्थ, एक्सट्रीमली बैड फॉर हेल्थ। उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, एक्सट्रीमली बैड फॉर हेल्थ, टोटली हैज टू बी डिस्कार्डेड। हमारा देसी भुट्टा वाज डूइंग वेरी वेल एंड सडनली द अमेरिकन भुट्टा केम इनटू द पिक्चर। आप नोटिस करो वो खाली नहीं निकलता कभी, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो कभी फीका नहीं निकलता, क्योंकि वो हमेशा मीठा मिलेगा। उसको मीठा भुट्टा भी बोलते हैं। उसके दाने, स्वीट कॉर्न, उसका दाने पूरे होंगे। So one of the reasons why it is like that is because it is a hybridized food. जो देसी भुट्टा हमारा खाली निकलता था, जिसका हम दाना दबा के चेक करते थे इसके दाने में दूध है कि नहीं है। You remember, we used to buy भुट्टा, उसको दाने को दबा के हम तोड़ते थे और देखते थे सॉफ्ट है कि नहीं है दाना, इसमें दूध है कि नहीं। That was the भुट्टा that is supposed to be eaten, not the American sweet corn. Right. इसके खाने से क्या नुकसान होता है अभी हम उस पे आने वाले हैं। But Yeah, correct. So next time when you buy desi bhutta, buy 6 more and give him some bucks extra, right? Motivate these guys, they're doing good job. Okay, so the next thing is fruits. Okay, फलों का आहार केवल सुबह ही करना है। फ्रूट्स केवल सुबह खाने हैं, 11-12 बजे के बाद नहीं खाना है फ्रूट्स, ठीक है? Okay, and so I had a client call me yesterday, और उन्होंने मेरे को बोला मेरी ब्लड शुगर बहुत ऊपर जा रही है। उन्होंने मेरे को रात को 9 बजे कॉल किया। मैंने उनको पूछा आपने अभी खाने में क्या खाया? उन्होंने बोला मैंने सेब खाया। See, and then he has problems with his blood sugar. You will have problems with your blood sugar if you're eating apples and papayas and mangoes at night. You're not supposed to eat mangoes at night. Any fruit, avoid any fruit. And the other big problem is having fruit with milk. ये कॉम्बिनेशन किस इंटेलिजेंट ने लेके आया, आई रियली डोंट नो। आप दूध को कभी खट्टे के साथ नहीं ले सकते। वन इज एल्कलाइन, वन इज, यू कैन नॉट हैव दूध विद नींबू। हैव यू एवर हैड दूध विद नींबू? हाउ कैन यू हैव मिल्क विद समथिंग व्हिच इज गॉट विटामिन सी? फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना है, एंड दूध इज ऑलवेज टेकन, चंद्र की रोशनी में दूध का सेवन होता है, डिनर के पोस्ट में दूध का सेवन होता है। और अगर हम दूध की बात करें, इफ यू डोंट हैव A2 मिल्क, जस्ट कंप्लीटली डिस्कार्ड दोज डेयरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉन A2, जस्ट अवॉइड। You cannot have. It's very bad. People have been drinking milk and eating curd. ये लोगों के लिए सरप्राइज है। इस स्क्रीन में लिखा हुआ है always avoid curd. Now can you imagine if you are dealing with diabetes, if you are dealing with blood pressure, if you are dealing with any lifestyle disorder, skin problems, stomach problems, actually में दही नहीं खाना है। Actually में दही नहीं खाना है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है जिसको आप डील कर रहे हो लॉन्ग टर्म, जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको दही नहीं खाना है, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम में क्यों ना हो। Exactly. Let's combine the two things. Dahi is very high GI food, glycemic index food. Now, dahi एक खट्टा टेस्ट है। खट्टा टेस्ट मतलब अर्थ प्लस फायर। दही आपका पित्त और कफ को एग्रेवेट करेगा ही करेगा। इट इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट एंड इट हैज गॉट वेरी हीटिंग पोटेंसी। दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे केसेस हैं कि कोई ना कोई, एवरीबॉडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स। वी सिंपली कैन नॉट डाइजेस्ट कर्ड। प्लस along with this, sunset, post sunset sour food is not to be taken. रात को जो हम पहले भी कभी नींबू नहीं लेते थे सनसेट के बाद, इट इज द सेम रीजन कि वो कफ और पित्त को एग्रेवेट करेगा। 6 to 10 इज द कफा टाइम, 10 to 2 इज द पिता टाइम। नहीं लेना है। रात को नींबू नहीं खाया जाता, सलाद में दोपहर में खाया जाता है। So Manoj ji, I want to add something to the dahi again. Actually क्या था, दही एक ऐसा फूड है जो हर घर में अवेलेबल है। So people with heart problems, diabetes, people with blood pressure problems, उनको ऐसा लगता है कि दही में क्या प्रॉब्लम है। And there are people who say हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हम दही नहीं छोड़ सकते, हमें तो दोपहर के खाने में दही चाहिए। So go for charge.
if you have to go for something, A2 cow की if you can get buttermilk, देसी गाय का अगर दही का buttermilk अगर आपको मिल जाता है, somehow if you can get, but curd is a killer. Curd is a complete killer. You cannot digest curd. मैं एक So line the हमेशा only, बोलता हूँ, हाँ, मैं I don't know it's recording, I should say that, I mean my young kid has had curd for 5 years. I made sure the curd was not eaten. वो पेट ही ठीक नहीं होगा, पचेगा ही नहीं. Stomach problem, BP problem, joint problem, spine problems, your migraines, headaches. और जो भी प्रॉब्लम आप डील कर रहे हो ना, एक बार कर्ड छोड़ के देखो. The only way to find out is by stopping. Stop curd for 10 days, stop curd for 15 days and find out. Find out for yourself कि उसके छोड़ने से मुझे फायदा क्या हुआ है. I always tell people, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ना, अपना फेवरेट फूड छोड़ दो. वो फेवरेट फूड ही आपको तंग कर रहा है. Right. Okay. Right. Okay. So again, rice That's never to naturopathy. have. Naturopathy. Sorry, somebody asked. Naturopathy is against. That's the reason naturopathy is against milk. That's or in the first place, your milk comes from. If you're buying milk in bags, आप पॉलिथीन बैग्स में मिल्क खरीदते हो, तो आपको तो पता भी नहीं वो किस जानवर का दूध है. सर मैं भी और ऐड कर रहा हूँ. सर इट इज ये somebody has asked, see it's not just naturopathy. देसी गाय का दूध में मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ. देसी गाय का दही तो फिर भी नहीं खानी है, बिकॉज दही फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनी है, वो कफ और पित्त बढ़ाएगी. दही इसलिए नहीं खानी है. लेकिन अगर आपको उसका बना हुआ छाछ मिल जाए या देसी गाय का दूध मिल जाए, देसी गाय का घी मिल जाए, नो प्रॉब्लम. एंड नेचुरोपैथी इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद दिस. वो नेचुरोपैथी इसलिए अगेंस्ट है बिकॉज आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा खा के शरीर का सत्यानाश कर दिया है. वो जर्सी गाय बिजनेसमैन के लिए अच्छी है बिकॉज वो 40 लीटर दूध देती है. राइट. जर्सी गाय के पाउडर बिक रहे हैं. इट्स डेंजरस, इट्स वेरी बैड. और अगर मॉडर्न साइंस इतनी अच्छी है, आई डेयर से अगर मॉडर्न साइंस इतनी अच्छी है तो 95% भारत बीमार क्यों है. राइट. गो बैक टू नेचर, कनेक्ट थ्रू नेचर. राइट. जर्सी इज नॉट काउ, इट्स आई डेयर से इट्स व्हाटएवर. ठीक है. Yeah. So Rajat is asking, how do we reconcile between Rajat? My advice is that if you're dealing with if you're dealing with a long-term naturopathy is very okay with देसी घी. A2 देसी घी, देसी गाय का घी, दूध के साथ ओके नहीं है. It's very good. Unless you're on a raw food diet. अगर आप raw food diet पे हो तो I would not advise देसी घी at all. If you're trying to fix a problem, for example, आप blood pressure, diabetes से deal कर रहे हैं and you're trying to fix a problem using food, then I would we are strictly against using any milk products. क्योंकि milk products actually unreliable भी तो है. Unless you have a cow outside your house, देसी गाय आपके घर के बाहर खड़ी हुई है और आप उसका दूध निकाल रहे हो, तो एक बार के लिए समझ में आता है. And that too will vary from body to body, whether your body can handle milk or not handle milk. तो आपको दूध छोड़ के देखना पड़ेगा उसके क्या बेनिफिट्स हैं. अगर उसके कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं दूध छोड़ने से, तो then you can continue. Otherwise you can see body to body it will vary. See, कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है. एक आदमी है जो दूध पचा सकेगा, एक आदमी दूध नहीं पचा सकेगा, but mostly लोग नहीं पचा पाते. See now when the body, देसी गाय का घी एक ऐसी चीज है, गौ माता का घी, कि वो हमारे पूर्ण जीवन में, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में देसी गाय का घी हमें चाहिए टू पोषण देने के लिए, बैलेंस, दोषास को बैलेंस रखने के लिए. राइट. बट इफ इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विद फ्यू, देन वी हैव अदर थिंग्स टू बैलेंस द बॉडी. राइट. बट अगेन व्हाट भैया जस्ट सेड, इट हैज टू बी फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, प्योर होना चाहिए. और अगर प्रॉब्लम घी प्योर मिल जाता है, यू आर नॉट श्योर मिल्क का सोर्स क्या है. राइट. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन. Injections and chemicals and genetically modified, that is where is the problem. Right. Exactly, I agree with that. This guy is very knowledgeable, very good. Yeah. So yeah, it is the carrier. Yes. If you see my my website, if I put in 2 carrier agents. Thanks, thanks for contributing to the group. Yeah. Thanks. There are 2 carrier agents. One is honey, one is ghee, for any medicines, herbs, fluids, liquids. और वो हम इस बात पे डिसाइड करते हैं किस कैरियर एजेंट को हमें यूज करना है टू कैरी अक्रॉस the herbs or other things depending on the specific medical condition. ठीक है. Yeah. Okay. So where we reach now? Okay. Rice is again. So dinner is the same thing. We avoid foods which are heavy, kapha vitiating, and they have high glycemic index, ठंडी तासीर है, cold potency. ठीक है. Or very heating, because 10 o'clock you see most of the heart attacks that come is at what time? 10 to 2. So वो बड़ी प्रॉब्लम आती है. लेट नाइट जो है ना डिनर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो मेस किया हुआ है हमने अपनी लाइफ का.
Now, if your job is a problem, you're working, you come home late, walk for 30 minutes. There are always a balancing act that you can do, right? But evening mein, you will avoid the sour food, which said before. You will avoid the heavy foods. You will avoid the things which come out from the earth. उसमें earth component इतना ज़्यादा है, वो इतना भारी हम नहीं पचा सकते when the sun has gone down. Your metabolic system is at the lowest, and that is why your dinner should be the lightest meal of the day. Yeah. Unless Rajat you ने question, Manoj, Rajat ने question पूछा है. So about buttermilk, my advice is if somebody is under treatment, you stop all milk products. Desi ghee को छोड़ के, you can stop all milk products, even buttermilk, and then reintroduce buttermilk and then find out. That's the way to find out कि इस इंसान के लिए बटरमिल्क वर्क करता है कि नहीं करता. तो उसको अगर हेडेक की प्रॉब्लम है, उसको हेडेक्स आती है कि नहीं आती है, उसको पेट खराब होता है कि नहीं होता है, तो उसको मैं कुछ जुगाड़ की चीजें बताता हूँ. अगर आपको लेना ही है तो हमने पहले बोला भैया दही या खट्टी चीजें दोपहर को ही लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर देयर. सेकंड ऑफ ऑल यू ऐड 2-3 pinches of ground black pepper. In case there is some problem also there is a compensatory factor. And the third thing is you don't know how pure it is. वही केमिकल की बात आती है. इन्होंने इतना ज्यादा केमिकल डाल दिया है कि इट इज नॉट माई इन माई परव्यू एंड आई एम नॉट सच अ ह्यूज गाय कि मैं पूरे इंडिया में से केमिकल. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी आर ओनली स्कैर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फाइटिंग द केमिकल्स. अदरवाइज अगर वो देसी गाय की छाछ है तो इट्स गुड. अगर देसी गाय का घी है या दूध है इट्स गुड, राइट? बट पर्सन पे भी तो डिपेंड करेगा, लेने वाले पे. मैंने बताया ना, लेने वाले पे डिपेंड करेगा. या बट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट देसी गौ माता, अगर मेरी माता का खाना है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है. लेकिन मेरी माता रही कहाँ इंडिया में अभी? वो माता को इंजेक्शन लगा के खराब कर दिया ना. सो द होल पॉइंट इज सिंगल सोर्स है कि नहीं है, इंजेक्शन तो नहीं लगा है. सो वो इफ्स एंड बट्स विल स्टे. बट न्यूट्रिशन से, जीआई इंडेक्स से, एब्जॉर्बेबिलिटी प्रोसेस से वो गाय का प्रोडक्ट है तो वो बहुत अच्छी चीज है. I use curd for high protein diet. High protein diet we'll talk अलग से. There are lot of high protein diet available in our kitchen. Curd is not a good source for high protein diet. Curd is the worst thing that you can have for your high protein. Worst thing. Yeah. Okay. So we'll come to that. Ajit भैया you take this. This is for you, I guess. Okay. तो जैसे हमने बताया ना, किसी ने पूछा कि जो हाइब्रिड है. Now if the food is hybrid, we've moved one step. एक स्टेप हम आगे चले गए. But we are actually looking for organic desi food. So like मेरे घर में दाल आती है तो हम देसी organic दाल खाते हैं rather than hybrid organic दाल खाने. So desi organic is better than hybrid organic. So look for organic food, look for desi seeds. और Indian breed के seeds ढूंढने हैं. तो I know कभी-कभी difficult हो जाएगा, but if you find out there are people who are selling, लोग हैं जो available करा देंगे. तो your initiative is that you take the first इनिशिएटिव एंड स्टार्ट करो ढूंढना कि आपके एरिया में देसी इंडियन व्हीट का ऑर्गेनिक फूड कहां से मिलेगा. एंड बिलीव मी मनोज जी, यू हैड दैट कैलकुलेशन अबाउट ऑर्गेनिक फूड कि ऑर्गेनिक फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, बट इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. आई डिड दैट अभी आई डोंट नो वेयर द कैलकुलेशन है. आई डिड दैट. सो वन सर्जरी यू सेव is going to give you enough, sponsor you enough to be able to buy the good desi food and desi atta and desi ghee for the 10 years. जैसे मैंने स्टेल और रेफ्रिजरेटेड फूड का कैलकुलेशन दिया तो दिन का 50 रुपए भी फेंकना है ना आपने तो 30 दिन का 1500 रुपए होगा, कुछ भी नहीं है. एंड यू विल सेव, आई एम टेलिंग यू वैसे तो रोज इतना नहीं बचेगा, कभी कभी बचता है, लेकिन यू विल सेव टन्स ऑफ मोर मनी देन व्हाट यू विल स्पेंड लाइक दिस. या you know, एक saying है, either you pay to the farmer or you end up paying to the farmer. या तो फार्मर को दे दो या फिर फाइनली इकट्ठे फार्मा को दोगे. तो इट्स बेटर यू पे टू द फार्मर, लेट हिम पुट सम न्यूट्रिशन इनसाइड योर फूड. करेक्ट. सो बड़े लोगों ने बड़ी बात सुना होगा, गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती रहती है, हम स्क्रीन पे देखते रहते हैं टेलीविजन पे कि कोई उन्नत बीज आया है, किसी लैब ने बनाया है, कहीं पूसा में बना है, कहीं टाटा ने डेवलप किया है. सो माय क्वेश्चन इज, उन्नत बीज क्या रियली एडवांस्ड है? सो व्हाट हैपेंड टू ऑल द इंडियन सीड्स? सो हाईली रिकमेंडेड के उन्नत बीज एक ही चीज में उन्नत है और वो है किसान की फसल की यील्ड बढ़ाने के लिए. दैट्स द ओनली रीजन इट इज डिजाइंड. इट इज डिजाइंड के जहां पे 10 क्विंटल माल निकलता है वहां पे किसान 25 क्विंटल माल निकाल सके. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस देश में फूड जो है सिर्फ वेट से बिकता है. आई विश फूड कुड हैव बीन सोल्ड बाय
by the factor of nutrition rather than just weight. And milk could have been sold just by the factor of nutrition rather than fat. तो इसलिए दूध जो है फैट से बिकता है और सब्जी जो है वजन से बिकती है. तो ऑब्वियसली किसान वही सब्जी उगाएगा जो बड़ी हो, जो मोटी हो और जिसमें उसको फायदा मिलता हो. तो द फूड इंडस्ट्री बोलते हैं ना, द हेल्थ केयर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फूड एंड द फूड इंडस्ट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेल्थ. फूड इंडस्ट्री को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी हेल्थ में, और हेल्थ इंडस्ट्री को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फूड में. सो इंडियन देसी गांव के बीज को का खाना ढूंढे, हाइब्रिड बीज को यूज करना कम करें पहले और फिर बंद करें. राइट. Okay, so so the next point is always have hand, stone, ground spices, black pepper. Now before we answer that, मैं एक चीज बोल दूं. जी भैया. ये जो हैंड ग्राउंड स्पाइसेस और ब्लैक पाउडर है ना, ब्लैक पेपर है ना, हैंड ग्राउंड, ये बहुत हमारी किचन में ना अंडर एस्टिमेटेड है. आपको पता भी नहीं है कि आपकी रसोई के अंदर मोस्टली लोगों के लिए जो गरम मसाला है ना, वो खाने का स्वाद बढ़ाने की चीज है. मैंने मनोज जी से सीखा कि गरम मसाला हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है. आपके पास ना एक गरम मसाला आपकी किचन में पावर हाउस है. ये गरम मसाला एबिलिटी रखता है कि आप जिंदगी में शायद कभी बीमार ना पड़े, कभी. मनोज जी प्लीज कंटिन्यू. या सो एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से सबको पूछना है. नाउ इफ यू गो बायोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लैक पेपर और या डिफरेंट स्पाइसेस जो हमारे गरम मसाले के हिस्सा हैं, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे उसको रीड करके कि क्या क्या न्यूट्रिशन उन स्पाइसेस में और ब्लैक पेपर में है. तो जब मैंने पढ़ा तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि इफ द ब्लैक पेपर इज सच हाई सोर्स ऑफ मल्टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, such high source of vitamin D3, K1, K2, you name it, it is there in black pepper. तो भैया आधा इंडिया विटामिन बी कैप्सूल के कैप्सूल खा क्यों रहा है? आई थिंक आई स्किप कर दिया टंग में. आधा इंडिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल क्यों खा रहा है यदि काली मिर्च में इतना न्यूट्रिशन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भर भर के पड़ा हुआ है? इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है, दिस सिंपली इंप्लाइज कि जो काली मिर्च हम सदियों से खा रहे हैं वो हमें वो नहीं दे रही है जो उसे हमें देना चाहिए. और अब अगला क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं दे रही है, तो इसका मतलब जिस तरह से वो पाउडर बन रहे हैं वो बनने का प्रोसीजर उन मसालों का और काली मिर्च का तत्व पूर्ण तरह से सर्वनाश कर रहा है, खत्म कर रहा है, वेस्ट कर रहा है. तो अब देखो हमारी दादियां नानियां घर में क्या करती थी, हर घर में सिलवट्टे और चक्की होती थी कि नहीं होती थी. तो जितने भी एड वाले हमारी दादियों पे हंसते हैं ना, उनसे पूछो कि बीमार तुम हो, हम नहीं है. मसाले तुम्हारे घर के खराब है, हमारे नहीं है. हमारी दादियां इंटेलिजेंट थी, हमारे बड़े बुजुर्ग इंटेलिजेंट थे. मेरे फूफा जी 80 साल की उम्र में साइकिल चला के 4 किलोमीटर मेरे घर में आते थे और मैं डर जाता था, यार व्हाट इज ही डूइंग. तो उन पे हंसने से पहले जरा एड इंडस्ट्री वाले भी सीख लें कि किस पे हंस रहे हैं. अपनी हेल्थ देखो और हमारे बुजुर्गों की हेल्थ देखो जो पूरी पूरी जिंदगी जी जाया करते थे. राइट. तो जो मसाले हों, जो काली मिर्च हो, काली मिर्च इज अ लाइफ सेवर, विटामिन D3, K1, K2 एवरीथिंग इज देयर, वो स्टोन ग्राउंड हो. ठीक है. हाथ का कुटा हुआ या स्टोन ग्राउंड हो, हैंड ग्राउंड हो. ठीक है. मिक्सी का कुटा हुआ भी हाथ का कुटा नहीं मानेंगे. मिक्सी का कुटा हुआ डेड बॉडी, डेड. अच्छा ये मैं ऐड कर देता हूं. एक्चुअली यू हैव टू सी दिस वीडियो. इट्स अ वेरी नाइस 4 मिनट्स वीडियो, वेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो, एकेडमिक वीडियो है. मैंने पूरा इसके बारे में बताया. जब दो चीजों से मसालों के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, एक वात एक्सेस होने के कारण, एक पित्त एक्सेस होने के कारण. वात एक्सेस वैसे ही होगा जैसे आपने मिक्सी घुमाई ना 1200 आरपीएम पे, वो सारे के सारा काम सत्यानाश हो गया. देन जैसे ही वो जो हीट जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन हीट विल बी जनरेटेड, वो सारे न्यूट्रिशन खत्म हो गए. मतलब जब तो 2200 आरपीएम की मिक्सी आ गई. नो वो डेड बॉडी है, वो नहीं है चीज, डेड बॉडी. Right, I threw my microwave when I was doing all this research with completely gone, no job, nothing at all, and I literally crushed my microwave to get my transformer when I was doing research on nanotechnology. Just get rid of that. ठीक है. Okay, so next thing we have covered already. That we've covered. Okay. So Rajat has asked a question. एक छोटा सा question आया बीच में, that बासी रोटी जो है is a probiotic. So Rajat, basi roti can be a probiotic. The problem is the basi roti is made out of hybridized wheat. So the probiotic may benefit you
बिकॉज रात भर के अंदर उसके अंदर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया डेवलप हो गया होगा. बट द क्वेश्चन इज कि वो वीट का सोर्स क्या है. क्या वो पंजाब वीट, एमपी वीट है जो कि हाइब्रिडाइज 2.5 फुट के प्लांट से आ रही है? सो गुड. तो आई वांटेड टू नो कि हाइब्रिडाइज्ड वीट जो है उसका हाइट जो है वो 2.5 फुट होता है. जो जो हम सीड वीट खाते हैं अपने घर में वो 2.5 फुट के हाइट का प्लांट है. उसको बोना वीट बोलते हैं. बोना ओरिजिनली वीट जो हमारा एक्चुअली में नॉन हाइब्रिडाइज्ड वीट आता था वो दैट यूज्ड टू बी 5 बिटवीन 5 and 6 फीट. मतलब हमारी एक 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 इंडियन मेल की हाइट से भी बड़ी ऊंची हमारी वीट हुआ करती थी. और उस वीट को हाइब्रिडाइज करके ड्वार्फ वीट बना दी गई जो कि 2.5 फुट की होती है जमीन से. सो दैट इज हाइब्रिडाइज्ड वीट. आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ बासी रोटी इज अ गुड सोर्स ऑफ not daily. ठीक है. I've given some others, ACV, जामुन सिरका, लेमन पिकल, देसी लेमन, all are good probiotics. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आता है ऑयल. सबसे पहले तो कभी भी यदि हम घी और ऑयल का सेवन कर रहे हैं वो गर्म पानी के साथ होता है. ये कई बार क्वेश्चन होता है कि कैसे पीना है, वो गर्म पानी के साथ ही पीना है. ठीक है. ऑयल शुद्ध होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए. कोल्ड प्रेस्ड को शुद्ध हिंदी भाषा में कच्चा घानी या कोलू का होना चाहिए. आप बोलोगे कोलू कहां से आएगा आजकल? डोंट वरी, स्टेनलेस स्टील की कोल्ड प्रेस मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज के पास. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मिल जाता है, इट इज इजीली अवेलेबल. यू हैव टू डिमांड फॉर इट, दे विल गिव यू दैट. ठीक है. But if you're looking for if you're looking for the cheapest oil in the market, क्या बाजार में गए और एक कंपनी का 130 रुपए का है, दूसरे का 110 रुपए का है, तीसरे का 115 का है और आपने सोचा मैं 110 वाला ही उठा लेती हूँ. तीनों ऑयल्स तो मस्टर्ड ऑयल्स ही हैं. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दोज ऑयल्स एंड कच्ची घानी का तेल. सो माय एडवाइस इज, ये मैं बताता हूँ, इसमें मैंने बहुत सर फोड़ा था. क्या होता है कि एक्सपेलर से जब आप ऑयल निकालते हो ना तो 1.5 किलो में आपका एक ऑयल निकल जाता है. 1.5 किलो बीच में seeds. Now, when I was doing research on the nutritional value of the oils in the different way in which the oils are processed, अलग अलग तरह से ऑयल को प्रोसेस करके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे तेल की रह जाती है. तो ऐसे नहीं, इट हैज टू बी कोल्ड प्रेस्ड कोलू एंड देन यू गेट द मैक्सिमम न्यूट्रिशन. देन जब मैं अगले लेवल पे रिसर्च करी तो फिर पता पड़ा कि 5 किलो 4.5 पौने 5 kgs 5 kg of seeds will yield approximately 1 kg of oil if the process used is cold pressed. Now we see what is available in the market. For example, when you go to India Mart, 60 rupees is the price for the black mustard seeds. 5 किलो से 1 किलो घी तेल निकल रहा है तो 300. And we have oils in the market 130 140 में ऑयल भी निकल गया, पैकिंग भी हो गई, लेबलिंग भी हो गई, डिलीवरी भी हो गई. So what crap we are eating, you have to ask yourself. It is full of chemical additives, very bad for health. Yeah. Okay, let's move on. We are running out of time. Yeah. So the next is next is 11 12. Okay. So Wait, next is Basant Patil ne he's asked a question. Rice bran oil. See, it's not about rice bran. Rice bran की अपनी properties हैं, but the question is उसका जो process है rice bran oil को निकालने का, उसको कितनी बार फिल्टर किया गया है, कितना प्रोसेस किया गया है, कितना हाइड्रोजनेट किया गया है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है. अगर वो हाइड्रोजनेट किया हुआ है वो ऑयल जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. आप ऑयल को अगर खुला छोड़ देंगे 2 4 5 दिन के अंदर ऑयल के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन की स्मेल आ जाती है. सो द प्रॉब्लम इज दैट ऑयल्स की बहुत हाई टेंडेंसी होती है. तो जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं ये मैक्सिमम प्रोसेस करती हैं ताकि ऑयल जो है बॉटल में ऑक्सीजनेट ना हो. तो जो सारा प्रोसेसिंग है ना वो ऑयल को ऑक्सीजनेटिंग से बचाने के लिए है. सो दैट्स द होल गेम. मतलब आप ऑयल ऐसा लो जो कि ट्रेडिशनल कोलू पे बना हो और उसको 1 लीटर खरीदो और उसको खत्म करके 1 लीटर खरीदो. 5 लीटर ऑयल भी इकट्ठा मत खरीदो क्योंकि ऑयल की बहुत टेंडेंसी होती है. घी की ऑक्सीजनेशन की टेंडेंसी नहीं है. आप घी को 1 महीना रख दोगे, घी उतनी जल्दी खराब नहीं होगा जितनी जल्दी तेल खराब हो जाएगा पड़े पर. करेक्ट. Okay, so next is very small thing. Many people ask कि क्या हम lukewarm water पी सकते हैं? Simple basic. The temperature of your body is 38.8 degrees centigrade. So आप जो भी चीजें खाएं या पिए, the more close the temperature of that article is to your body, वो उतना आसानी से आपको absorb हो जाएगा. तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है अगर आपको lukewarm पानी पीने का शौक है any time of the day. ठीक है? Then healthy snacks.
when I meant by healthy snacks is that कम से कम वो हाइब्रिड के चिप्स तो निकालो, वो नो GMO ऑयल, गंदा ऑयल, वाइट सॉल्ट का निकाल के एटलीस्ट रिमूव दोस डर्ट फ्रॉम द बॉडी. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्नैक, इट कुड बी जैगरी फॉक्सनट बॉल्स, देसी गुड़ में दैट वो मखाना जो होता है, देन सीड्स, रोस्टेड नट्स. मखाना खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं. सो प्रैक्टिस तो मैं ये नहीं बोल रहा कल से होने वाला है. जैसे मैंने बताया, नोइंग इज वन थिंग एंड डूइंग इज अनदर थिंग. सो बट ट्राई प्रैक्टिसिंग ईटिंग नट्स एंड सीड्स एंड मखाने फॉर योर स्नैकिंग रादर देन पैकेज्ड आलू के चिप्स. और वो टेढ़े मेढ़े भी आते हैं, आई विल नॉट नेम द ब्रांड, बट वो एक टेढ़े टेढ़े भी स्नैक्स आते हैं. व्हाट इज टेढ़े मेढ़े स्नैक्स होते हैं? Don't name anything. काय को No way. Okay. हम दोनों ही we have had very bad time in the health thing. We both have had lot of bad history in health. ठीक है, बड़ी जिंदगी ठीक आ रही है, किसी का कुछ नाम नहीं लेना. चलिए नेक्स्ट. Yeah, good pumpkin seeds खाएं, nuts खाएं. हाँ, pumpkin seeds, yes. Okay. Let's move forward. We are running out of time. Forward. Yeah. No, we have time. Just 1 hour now. No. Okay. So Usha Pan, this is very clear. Go to any country's medical website, including Ayush. You will get huge posts, research report, researchgate.com, sciencedirect.com, saliva, Ministry of Health of Japan, Canada. You go to, you name it. There are n number of authentic sources which will give you the sources of saliva. ठीक है. सारी रात को जो सलाइवा बॉडी में बनता है, अगले दिन सुबह कुल्ला करके हमें वो सलाइवा बॉडी के अंदर लेना है. एडवर्टाइजमेंट आती है, रात के बने हुए कीटाणु को बाहर निकाल के नहीं फेंकना है, वो अंदर लेना है. इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. कुतर्क नहीं करना है. अगर यू हैव पारिया और सम इन्फेक्शन इन द माउथ, देन दोज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक केसेस. और रेस्ट ऑफ द पीपल वी नीड. और सुबह ही क्या, सारा दिन जब भी पानी पियो, रिंस करते हुए पियो. जो सलाइवा मुंह में बनता रहे वो बॉडी में जाता रहे. ठीक है. वाटर, पानी को हमेशा बैठ के पीना है. Now, I still remember somebody really laughed when I said this, and I try to explain this again. I made a video also on this. जब हम लोग मम्मी के पेट से पैदा होते हैं तो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं. That is our geometric center. Or when we are sitting on Padmasana, again we have completely got the geometric center at the navel. जब हम लोग खड़े हो जा रहे हैं तो हमारा बॉडी का geometric center is falling down. आप खड़े होके पानी तेज पियोगे, वो कई लेवल पे इफेक्ट करेगा. सिंस द ज्योमेट्रिक सेंटर इज डाउन, इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. हर्निया, देयर आर मेनी अदर हर्निया, हाइड्रोसेल, ऑल दीस थिंग्स विल कम अप विद. और आप अगर खुद घर में रिसर्च करोगे, जो लोगों खड़े होके पानी पी रहे हैं सालों से, दे विल समहाउ और द अदर हैव दिस स्टमक प्रॉब्लम्स, लोअर बैक स्पाइन प्रॉब्लम, हर्निया प्रॉब्लम. राइट. पानी बैठ के पीना है, धीरे धीरे पीना है, ध्यान लगा के पीना है. डॉक्टर मसूरो इमोटो, Japanese scientist who spent 30 years of his life in studying about water energy. पानी को भाप से पियोगे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर MRI मशीन में चेंज होता है. This is talking a science. जल देवता बोलते थे तो हमारी दादी मम्मी पे ऐड आप हंस लो, लेकिन now what you say, Dr. Masuro Emoto, 30 years MRI scans, very good books available for Dr. Masuro Emoto. पानी has got energy. 70% of the body is water when we are born. हाथ जोड़ के पियो, ग्रेटिट्यूड से पियो, पानी को सद्भाव से पियो. नेक्स्ट, या हर्बल टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का ले लो. मेरे कड़वे सलाइवा में खट्टा टूथपेस्ट डाल के मुझे सलाइवा का प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना है. एनी हर्बल टूथपेस्ट, टाइम एंड अगेन, whenever you get time, in few weeks, once twice a month, at least if you can do it daily, very good. Copper tongue cleaner, you can clean your tongue. ठीक है. Next thing is do not take shower after your meals. वो थोड़ा सा complicated हो जाएगा for many, but avoid shower after meals. ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे. होता क्या है कि when you take shower, there will be a constriction in our body cells and there will be heat running away from the extremities. So when you take shower after meals, because of the excess heat in our digestive system, the food which should have got absorbed in 2 to 3 to 3.5 hours now will do that job in 50% of that time. अर्थात जब हीट अंदर की तरफ जाएगी तो जितने समय में खाना पचना चाहिए था उससे आधे समय में खाना पच जाएगा, which you don't want.
ठीक है, you don't want. So it's very unnatural process not to have shower after meals. Then the last thing for this slide is, which I forgot to, which I just remember, sweat as much as possible. I can assure you, sweating is a game changer of life. स्वेट नहीं आता है, अरे एसी बंद करो, पंखा बंद करो, सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, कैप पहन लो, जैकेट डालो, स्वेट आ जाएगा. स्वेटिंग इज अ गेम चेंजर. यहाँ पे कुतर्क क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, बढ़ जाएगा. आई एम स्पेसिफिक केसेस, नो टॉकिंग अबाउट जनरल केसेस. स्वेटिंग इज अ गेम चेंजर. एनी मेडिकल प्रॉब्लम यू हैव, द मोर यू विल इंड्यूस स्वेट, तो शरीर से टॉक्सिन निकलेगा. तो किस बॉडी ऑर्गन का काम आसान हो रहा है? किडनी का काम आसान हो रहा है ना, तो थोड़ा बॉडी ऑर्गन्स का काम आसान भी कर देते हैं ना. ठीक है, ओके. सो या भैया, तो अच्छा, तो लेट्स लुक एट. सो अब जो है ना, क्वेश्चन है कि हमने इतना सारा डिस्कशन किया, ये एक्शंस लें, ये चीज खाएं, ये चीज नहीं खाएं. एक्चुअली वो सब चीजें जो भी हम किचन में और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चाह रहे हैं, वो चेंजेस हम इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए करते हैं. सो इफ यू डोंट फॉलो सर्टेन लाइफस्टाइल्स एंड यू आर डीलिंग विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, चांसेस आर कि आपकी बॉडी जो है ना वो इन्फ्लेम्ड है. जो इन्फ्लेम्ड बॉडी होती है वो सिक और फैट होती है, और जो सिक और फैट बॉडी होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है. तो एक ये विशियस साइकिल हो जाता है दोनों के बीच में, कि आप पहले इन्फ्लेम और फैट हो गए, या पहले सिक और फैट होके इन्फ्लेम हुए, या इन्फ्लेम होके सिक और फैट हो गए. इन्फ्लेमेशन आज की डेट में जो है ना वो सबसे बड़ा कॉज है हमारी बीमारियों का. सो डजंट मैटर आप कौन सी बीमारी से डील कर रहे हो, आपको ब्लड प्रेशर है, स्किन प्रॉब्लम है, अस्थमा है, एलर्जी है, क्या बोलते हैं, आपका पेट खराब रहता है, इंडाइजेशन है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी चाबी रखते हैं और भूल जाते हैं चाबी कहाँ रखी है, आप अपनी गाड़ी पार्क कहीं पे करते हैं पार्किंग में और भूल जाते हैं आपने पार्क कहाँ किया था, आपको यही नहीं याद आपने कल रात को खाना क्या खाया था. तो आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स है. ये सब प्रॉब्लम्स जो है कॉज है इन्फ्लेमेशन का, और इन्फ्लेमेशन आती है आपके लाइफस्टाइल से. तो the whole idea behind this session is कि जो भी आपको चेंजेस करने के लिए इसमें एडवाइजेस मिली हैं, वो आपको इन्फ्लेमेशन से बचाएंगी. वो आपको, एंड जब आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम कैसे होगा, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कम खाने हैं या छोड़ देने हैं. तो जो भी आपको एडवाइस दिया है कि फूड को छोड़ो, वो आपकी बॉडी के लिए एंड इन्फ्लेमेटरी है. इन्फ्लेमेटरी फूड्स को छोड़ना है. इन्फ्लेमेटरी फूड्स की लिस्ट में हाइब्रिड व्हीट, हाइब्रिड सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नंबर टॉप पे हैं. आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं. गार्लिक का प्रयोग ज्यादा करना है, लहसुन का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, ऐसी चीजों का प्रयोग करें. लोग बड़े सारे दूध के अंदर हल्दी डाल के रात को पीते हैं. वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि चांसेस है आपका दूध अनरिलायबल है. Sir, sorry, just can you explain information in layman terms? Somebody has please asked. Okay, so layman term में, फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेमेशन, आपको कोई स्किन एलर्जी है, हम उसको बॉडी की इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. आपका पेट खराब रहता है, हम उसको बॉडी की इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. आपको मेमोरी इश्यूज हैं, आपको चीजें भूल जाती हैं, हम उसको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. आपको डायबिटीज है, हम उसको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, आपको हार्ट पैल्पिटेशन है, आपको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम उसको बॉडी की इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी अलग अलग बीमारियां नहीं है. एलोपैथी के अंदर ये सब बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर हैं. नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में ये सारी बीमारियां एक ही बीमारी है, और वो बीमारी का नाम है इन्फ्लेमेशन. तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है. देखो, आपको बॉडी एक है, जॉइंट एक है, स्टमक प्रॉब्लम्स है, मेमोरी इश्यूज है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट एक्स है, एक्जिमा है, स्किन प्रॉब्लम है, अस्थमा है, एलर्जी है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है. डिप्रेशन क्या होता है? कोई चीज, कोई काम आपका उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे आप चाहते हैं, उस बारे में आप परेशान हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं. कोई काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं और वो आपको नहीं लगता वैसा होगा, आप उसको डर लग रहा है आपको, उसको एंजाइटी बोलते हैं. आपको, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई मेंटल इश्यूज है, कोई ब्रेन इश्यूज है, ये सब का कॉज इन्फ्लेमेशन है. और इन्फ्लेमेशन कहां से आती है? आपके लाइफस्टाइल से और आपके खाने से आती है इन्फ्लेमेशन. इसीलिए हमने आपको बोला है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करो. जब आप वो लाइफस्टाइल के चेंजेस करोगे, वो फर्स्ट स्टेप है गुड हेल्थ का. वो फर्स्ट स्टेप है इन्फ्लेमेशन को नीचे लाने का. आप दही खाते हो, दही छोड़ के तो देखो. आप मूंगफली रोज खाते हो, मूंगफली छोड़ के तो देखो. आप रोज हल्दी वाला दूध पीते हो, दूध छोड़ के तो देखो.
आप रोज रोटी पराठे चावल खाते हो, रोटी पराठे चावल छोड़ के तो देखो तो ही उनके छोड़ने से आपकी बॉडी पे असर क्या होता है। फिर चाहे उनको रीइंट्रोड्यूस कर लेना, रीइंट्रोड्यूस करके फिर चेक करना कि उसको खाने से क्या हुआ, क्या पेट खराब हुआ, क्या सिरदर्द वापस आई, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं हमेशा कहता हूं अपने सबसे पहले अपने फेवरेट फूड को छोड़ दो और देखो उसका असर क्या है आपकी बॉडी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने समझ तो लिया कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, क्या एक्चुअली में आप अपनी इन्फ्लेमेशन चेक कर सकते हैं। 3 ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं। पहले ब्लड टेस्ट को बोलते हैं सीआरपी। ये ब्लड टेस्ट सीआरपी जो है कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ है। कोरोना में सबसे पहले सीआरपी का टेस्ट होता है। दूसरा ब्लड टेस्ट है फेरेटिन लेवल्स, ये भी ब्लड टेस्ट है। तीसरा ब्लड टेस्ट है होमोसिस्टीन, ये भी एक ब्लड टेस्ट है। ये तीनों ब्लड टेस्ट करा के आप अपनी बॉडी कितनी इन्फ्लेम्ड है आज की डेट में ही चेक कर सकते हो। और चांसेस है ये इन्फ्लेमेशन आपके खाने से ही आ रही है, ये बॉडी खराब नहीं है, कुछ आपने खाया है और वो आपका फेवरेट फूड भी हो सकता है और उसकी वजह से आपको ये इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो मेरी इन्विटेशन है सब लोग, हाँ विटामिन डी की शॉर्टेज से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। बड़े सारे लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे तो इन्फ्लेमेशन हो रही होगी बॉडी के अंदर। तो ये 3 टेस्ट करवाइए आप, सीआरपी करवाइए, फेरेटिन करवाइए, होमोसिस्टीन करवाइए। इन 3 टेस्ट से आपको अपने इन्फ्लेमेशन के लेवल पता लगेंगे। आपको आज ही पता चल जाएगा, अगर ये लेवल ठीक नहीं हुए आपको आज ही पता चल जाएगा कि 10 साल के बाद आपको कभी हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये इन्फ्लेमेशन आपको आज ही बता देगी। सो रादर देन कोलेस्ट्रॉल के पीछे भागे, मोस्टली मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको जब हार्ट का टेस्ट करवाएंगे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने को बोलेंगे। माय इन्विटेशन इज फॉरगेट अबाउट कोलेस्ट्रॉल, find out CRP, find out ferritin, find out homocysteine. These will protect you from a heart attack, even that is going to happen 15 years ahead. So whatever work we've done is all reducing inflammation. आपने आज जो भी सीखा है, टूथपेस्ट का यूज, पानी का पहले पीने का और बाद में पीने का यूज, बॉडी को हील कैसे करना है, बॉडी को खाने अच्छे देने हैं, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन को नीचे लाएंगी। तो एक बार टेस्ट कराओ, अभी एक बार अपने फेवरेट फूड टेस्ट करा के 10 दिन के बाद फिर करवा के देख लेना, इन्फ्लेमेशन नीचे आ गई होगी। Right. That's my only take on that.